नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले मैं हमेशा की तरह आपको चैप्टर याद दिलवा दूं। बच्चे, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। तो चलिए बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में दलीय व्यवस्था बताया था कि विश्व के कुछ देशों में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक ही दल है, जैसे चीन। फिर मैंने कहा था कि कुछ देशों में दो दलीय व्यवस्था है, यानी दो दल रहते हैं, जैसे यूएसए एवं ब्रिटेन। लेकिन मैंने भारत का एग्जाम्पल लिया था तो कहा था कि भारत में तरह तरह के दल हैं, बहुत सारे दल हैं। तो भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। तो याद रखिएगा बच्चे, अगर बहुदलीय व्यवस्था होगी तो क्या ये कहा जाए कि विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? सिंपल सी बात है बच्चे, अगर तरह तरह के दल होंगे, छोटे दल, बड़े दल, इस क्षेत्र के उस क्षेत्र के दल होंगे, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग समाज के, अलग अलग समुदाय के लोगों के हित और उनके विचारों को भी राजनीति में क्या मिलेगा? प्रतिनिधित्व मिलेगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी भी मुल्क या देश के हाथ में है? अच्छा बच्चे, अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आया कि क्या दलीय व्यवस्था, जो एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय व्यवस्था थी, क्या उसका चुनाव करना या उसको चुनना किसी भी देश, किसी भी मुल्क के हाथों में है? तो बच्चे ऐसा नहीं है, ये किसी देश और मुल्क के हाथ में नहीं है। याद रखेंगे कि जो दलीय व्यवस्था है ये उसके इतिहास से जुड़ा होता है और लंबे दौर में खुद विकसित होता है। इस बात को याद रखना है बच्चे कि जो दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था चुना नहीं जाता, दलीय व्यवस्था चुना नहीं जाता, लंबे समय में खुद ही विकसित होता है। लंबे समय में खुद ही क्या होता है? ये विकसित होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो दलीय व्यवस्था है हम उसे चुनते नहीं है, ना वो चुना जा सकता है, लेकिन लंबे समय के दौरान पूरे इतिहास से अगर देखा जाए तो ये खुद ब खुद विकसित होता है। और याद रखिएगा, इसे बहुत जल्दी आप बदल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत दलीय व्यवस्था को बदल दें, क्योंकि जरा सोचिए बच्चे कि जो लंबे समय में विकसित हुआ है उसे आप अचानक कैसे बदल देंगे? अगर अचानक बदलते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भावना कमजोर होती है। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा कि जैसे भारत, मैं ये किस पे आप सेट कर सकते हैं? भारत में। देखते हैं भारत कितना बड़ा देश है, कितना विशाल देश है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो इसके इतिहास से जुड़कर अभी तक पहुंचा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है ना। याद रखेंगे कि विश्व में जो संघीय व्यवस्था है, मैंने आपको संघात्मक शासन बताया था बच्चे, केंद्र सरकार, प्रांत सरकार, स्थानीय शासन, सब में शक्तियों का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, और इसे ही क्या कहा गया था? संघीय व्यवस्था कहा गई थी। मैं फिर से बता दूं बेटा कि याद रखिएगा, किसी देश में केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य या प्रांत सरकार होती है, फिर स्थानीय सरकार होती है। तो इन तीनों सरकारों के बीच संविधान ने जो शक्तियों को बांटा है उसे ही हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि संघीय व्यवस्था में, लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं। जरा इसे समझते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि संघात्मक व्यवस्था में, अगर हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था में, याद रखेंगे, संघात्मक व्यवस्था में, लोकतंत्र में, यानी संघात्मक व्यवस्था के लोकतंत्र में दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं? राजनीतिक दल होते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो संघात्मक व्यवस्था है उसके लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको दो प्रकार के राजनीतिक दल दिखेंगे। कितने बच्चे? दो प्रकार के राजनीतिक दल दिखेंगे। पहला राजनीतिक दल होगा बच्चे जो क्या करेगा? सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखेगा। याद रखिएगा, एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले, एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल।
कहने का मतलब है कि अगर केंद्र में है तो वो सिर्फ केंद्र में अस्तित्व रखेंगे, राज्य में है तो सिर्फ राज्य में अस्तित्व रखेंगे। तो पहला दल क्या है, जो सिर्फ एक ही इकाई में अस्तित्व रखता है। पूरी बात समझ में आ गई बेटा, एग्जिस्टेंस रखता है अपना। अच्छा, और दूसरा वो दल होता है जो एक इकाई में नहीं, सारी इकाइयों में अपना क्या रखता है, प्रभुत्व रखता है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो दूसरा दल क्या हो गया बच्चे, सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाला दल, सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाला दल। क्लियर है? इसका मतलब है एक इकाई मतलब मान लीजिए जो केंद्र में है, और सभी इकाई का मतलब है कि जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, स्थानीय स्तर पर भी है। तो याद रखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था के लोकतंत्र में बच्चे यही दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले और फिर सभी इकाइयों में, सारी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। और याद रखेंगे कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, इस बात को केयर कीजिएगा कि जो अच्छा हाँ, एक चीज केयर कीजिएगा कि भारत में यही राजनीतिक दल हैं जो सभी तरह की इकाइयों में क्या रखते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखना बच्चे कि कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें क्या कहा गया है, राष्ट्रीय पार्टी कही गई है। चलिए जरा समझते हैं कि कई पार्टियां क्या है बच्चे, पूरे देश में फैली हुई है। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप इन चीजों को समझ चुके हैं बच्चे। जहां मैं लिखूं आप तुरंत पॉज करके वीडियो को, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, बखूबी हम समझ सकते हैं इन चीजों को, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा कि मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि कई पार्टियां जो हैं पूरे देश में फैली हुई हैं, यानी भारत में ऐसी कई पार्टियां हैं, ऐसी कई पार्टियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि हमारे यहाँ ऐसी कई पार्टियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं, और अगर पूरे देश में फैली हुई है तो हम इसी पार्टी को क्या नाम देंगे, राष्ट्रीय पार्टी। क्या कहेंगे बच्चे, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फैली हुई है, आप उस पार्टी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। और याद रखिएगा कि इन दलों को सभी राज्य इकाइयां होती हैं। याद रखिएगा कि इन दलों की क्या होती है, सभी राज्यों में इनकी इकाइयां भी होती है। याद रखिएगा कि सभी राज्यों में इनकी इकाइयां यानी इनकी यूनिट होती है, सभी राज्यों में इनकी ब्रांच होती है, शाखाएं होती है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए बच्चे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो देखिए केंद्र में भी है और भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे तो इनकी भी पार्टी मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कि भारत में ऐसी कई पार्टियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। आपने इन्हें क्या नाम दिया, राष्ट्रीय पार्टी कहा। और सभी राज्यों में इनकी क्या होती है बच्चे, इकाइयां होती हैं, इनके ब्रांचेज होते हैं, इनकी शाखाएं होती है। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है ना। अब याद रखिए हर एक पार्टी को चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना पड़ता है, मैंने पहले बताया था। तो याद रखिएगा कि सभी पार्टियों को, जितने भी पार्टी हैं बच्चे, सभी पार्टी को चुनाव आयोग में पंजीकरण करवाना पड़ता है। याद रखेंगे क्या करवाना पड़ता है, पंजीकरण। पंजीकरण को बच्चे आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रजिस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा कि जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों को चुनाव आयोग में क्या करना होगा, पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी उन्हें मान्यता मिलेगी। और याद रखिएगा आयोग सभी दलों को समान मानता है। इस बात को याद रखिएगा कि चुनाव आयोग क्या करता है, सभी दलों को समान मानता है। सभी दलों को क्या मानता है, समान मानता है कि आयोग के लिए सभी दल क्या हैं, समान है। क्लियर है बच्चे? ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनका प्रमुख महत्व ज्यादा है, तो हमें इस बात को भी समझना है बच्चे कि चुनाव आयोग क्या करता है, सभी का पंजीकरण करता है, सभी दल उसके लिए क्या होते हैं, समान मानता है। लेकिन
बड़े और स्थापित दलों को विशेष सुविधा भी देता है। इस बात को हमें याद रखना है कि बड़े एवं स्थापित दलों को विशेष सुविधा देता है। बड़े एवं स्थापित दलों को क्या होता है? विशेष सुविधा देता है। जैसे चुनाव चिन्ह, ये भी तो देगा बच्चे, तभी तो ये इलेक्शन में चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे चुनाव चिन्ह, इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी चुनाव आयोग में अपना क्या कराएंगे? पंजीकरण कराएंगे। सभी दलों को समान मानेगा चुनाव आयोग, लेकिन जो दल बड़े हैं, स्थापित हैं, उन दलों को विशेष सुविधा देगा, जैसे कि उनका चुनाव चिन्ह होता है। ऐसी होती है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ऐसी पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। याद रखिएगा कि फिर ऐसी पार्टियों को क्या कहते हैं बच्चे? मान्यता प्राप्त दल। ऐसी पार्टियों को ही क्या कहा गया है? मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। इस बात को भूलिएगा नहीं कि जो विशेष सुविधाएं वाले दल हैं उन्हीं को फिर क्या नाम दिया हमने? मान्यता प्राप्त दल। यहां तक समझ में आया बच्चे? ठीक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने नियम भी बनाया है कि कितने प्रतिशत वोट और कितने प्रतिशत आप जो है सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने कुछ नियम और शर्तें बनाई है। नियम और शर्तें ये कहती है कि आप कितना प्रतिशत मत वोट लेकर आएंगे और कितनी सीट जीत कर आएंगे, तब आपको मान्यता प्राप्त दल का क्या मिलेगा? पहचान मिलेगा, या आप बन सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है बच्चे, एक बात याद रखिएगा कि जब कोई पार्टी विधानसभा यानी राज्य स्तर पे, क्या बोलते हैं? विधानसभा। बच्चे इसको सीखिए, जैसा मैं अभी एक ग्राफ बनाकर आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ तक आप समझ चुके हैं बच्चे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब चुनाव आयोग क्या नियम और कानून बनाता है जिससे हमें मान्यता प्राप्त दल का पहचान मिलता है। इसी एक ग्राफ के थ्रू हम इसको तुरंत अच्छे से समझ लेंगे। और बच्चे सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकूं और मानसिक रूप से मेंटली एकदम मजबूत कर दूं। बच्चे कभी भी डिस्कशन करें, कहीं भी क्वेश्चन आए, तुरंत बना करके आप आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो बच्चे देखिए चुनाव आयोग ने क्या कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 6% मत चाहिए। याद रखिएगा। चलिए जरा सीखते हैं बच्चे, क्या कहा है। यदि आप राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो आपको कम से कम कितना मत मिलना चाहिए? 6%। और कम से कम कितनी सीट पर आपकी जीत होनी चाहिए? 2 सीट। तभी आपको राज्य में राजनीतिक दल की मान्यता मिलेगी। याद रखिएगा बच्चे कि अगर आप राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम, इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि राज्यसभा के चुनाव में कम से कम 6% मत और कम से कम 2 सीट जीतते हैं, तो आपको उस राज्य का मान्यता प्राप्त दल कहा जाएगा। क्या कहलाएंगे आप? राज्य का मान्यता प्राप्त दल। तो हमने देखा कि राज्य विधानसभा में मान्यता तभी मिलेगी जब कम से कम 6% मत हो और 2 वोट जीत जाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? राज्य का मान्यता प्राप्त दल। आपको राजनीतिक दल की उपाधि मिल गई, बन गए आप राजनीतिक दल। ठीक है, लेकिन जरा इसी को लोकसभा चुनाव में देखते हैं, यानी केंद्र स्तर पर। ठीक है, जरा देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव है, ठीक है, सभा चुनाव, तो याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव में भी यही कहा गया है कि कम से कम 6% मत मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए बच्चे? कम से कम 6% मत। लेकिन यहां पर 2 की जगह कितना? 4 सीट की जीत अगर आपको मिल गई, देख रहे बच्चे, 6% मत और 4 सीट मिल गई, तो आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चे? राष्ट्रीय दल की मान्यता। तो यहां बच्चे आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। आई रिपीट, मैं फिर से आपको समझा दूं बच्चे, राज्य विधानसभा का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, 6% मत और 2 सीट मिलेंगे, आपको राज्य का राजनीतिक दल मान्यता मिल गई।
बन गया आप राजनीतिक दल। लेकिन अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम, माफी चाहूंगा बच्चे मैं, 6%, यहाँ खेल कीजिएगा 6%, तो कम से कम 6% मत और मिनिमम 4 सीट अगर आप जीत रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय दल की क्या मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी। पूरी बात समझ में आई। और याद रखिएगा बच्चे कि 2006 में अगर देखा जाए तो 6 ही दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल थे। इस बात को याद रखिएगा कि 2006 में। बच्चे आपने इसको समझ लिया अच्छे से, मैं मिटाता हूं इसे, ठीक है। अब जरा बच्चे मैं 2006 के आंकड़ों की बात करूं तो याद रखिएगा कि यह कहा गया है कि 2006 में 6 दल जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल थे, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे। इस बात को सभी बच्चे आपको याद रखना है कि 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर कितने मान्यता प्राप्त दल थे बच्चे, वो कितने थे, 6 थे। तो चलिए जरा इन 6 की भूमिका पढ़ा जाए क्या है। तो इसमें बच्चे जो सबसे पहला है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखिए हम इन्हें शॉर्ट में सिर्फ कांग्रेस भी कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि जो कांग्रेस पार्टी है इसका गठन कब हुआ था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे पुराने दलों में एक है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है हमारे यहाँ, वो दुनिया के जितने भी पुराने दल हैं उनमें से एक है राष्ट्रीय कांग्रेस। अब प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब था। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस बना था वो 1885 को बना था। देख सकते हैं बच्चे जब हम ब्रिटिश पीरियड में थे, गुलाम थे, तो 1885 में ये दल बना था। और एक चीज याद रखिएगा कि आजादी के बाद, अगर हम आजादी के बाद देखेंगे तो आजादी के बाद राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय मतलब राज्य के स्तर पर, तो बेटा याद रखिएगा कि आजादी के बाद राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर लगभग बच्चे प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाया था। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर इसने क्या किया था, प्रमुख भूमिका निभाई थी, प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाया था। कब बच्चे, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर। क्लियर है। याद रखिएगा कि नेहरू जी की, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी अगुवाई में ही एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया था कांग्रेस में। याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, याद रखेंगे उनकी अगुवाई में मतलब उनके नेतृत्व में, लीडरशिप में, सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाया गया। तो याद रखिएगा कि जब नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में ही भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया इसके अंदर। और याद रखिएगा कि यह मध्यम मार्ग अपनाता है। कांग्रेस कैसा मार्ग अपनाता है, मध्यम मार्ग, यानी सबको लेकर चलने का। तो इन्होंने क्या किया कि मध्यम मार्ग अपनाया, ठीक है। और याद रखिएगा इस दल ने धर्मनिरपेक्ष
कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक सबों के हितों को एक साथ ले जाने का एजेंडा भी बनाया था। याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता के रूप से कमजोर वर्गों को, अल्पसंख्यक लोगों के हितों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया था। और याद रखिएगा कि यह नई आर्थिक नीतियों का समर्थक भी था। इस बात को याद रखिएगा कि कांग्रेस जो था वो क्या था, नई आर्थिक नीतियों का समर्थक था, नई आर्थिक नीतियों का समर्थक था। और याद रखिएगा बच्चे कि इसने लगातार 3 दशकों तक आज़ादी के बाद जो है देश के हर एक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, अपना शासन को संभाला था। लेकिन देखा गया कि 89 के बाद या 1990 के दशक में आप देख सकते हैं कि इनका जनाधार कमजोर होने लगा। इनका जनाधार क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। लेकिन एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि 2004 में कांग्रेस ने 145 सीट जीती थी। कितना जीता था बच्चे, 145 सीट जीता था और सबसे बड़ा दल बना था भारत में। याद रखिएगा क्या बना था ये, सबसे बड़ा दल। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि 2004 में 145 सीट जीतकर कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल बना था। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए बच्चे, यहाँ हमने कांग्रेस को अच्छे से सीखा। अब जरा दूसरी राष्ट्रीय पार्टी पर चलते हैं। तो बच्चे, जो हमारा दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। बच्चे, ये है भारतीय जनता पार्टी। अब याद रखेंगे सभी लोग कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पुराने संघ को पुनर्जीवित किया था। याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो पुराना जनसंघ था उसको पुनर्जीवित किया। मतलब जो पुराने जनसंघ जो थे, पूरी जनता को इसने क्या किया, पुनर्जीवित किया। यह कहा जाता है कि बीजेपी, जनाधार कांग्रेस का कमजोर हुआ तो बीजेपी ने क्या किया कि उसी जनसंघ को क्या किया, फिर से जीवित किया। और याद रखेंगे सभी बच्चे कि 1980 में यह पार्टी बनी। फिर यह पार्टी कब बनी, 1980 में। 1980 में पार्टी बनी। तो हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है कब बना, 1980 में। बच्चे याद रखिएगा, इनका लक्ष्य था एक मजबूत और आधुनिक भारत बनाना। इनका लक्ष्य क्या था, एक मजबूत और आधुनिक भारत बनाना। एक मजबूत और आधुनिक भारत बनाना। ये चाहते थे कि हम एक मजबूत और आधुनिक भारत बनाएं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे ना। लेकिन मजबूत और आर्थिक, इन्होंने क्या कहा था, एक आधुनिक भारत बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रमुख तत्व बनाया था। इन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रमुख तत्व बनाया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और बच्चे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं किसे लाया गया था, हिंदुत्व को। तो इन्होंने हिंदुत्व, बेटा हिंदुत्व एक्चुअली धर्म से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व को इन्होंने क्या बताया, अपना प्रमुख। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद को इन्होंने अपना प्रमुख तत्व कहा। क्या कहा था बच्चे, प्रमुख तत्व। अपना प्रमुख तत्व कहा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपने लक्ष्यों को, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। फिर याद रखेंगे सभी बच्चे कि इसने क्या किया था कि जे.एन.के को विशेष राज दर्जा देने के ये खिलाफ थे। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे ये। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा के खिलाफ थे ये। विशेष राज्य का दर्जा के भारतीय जनता पार्टी क्या थी, खिलाफ थी। ये नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये चाहती थी कि सब भारत में समान नागरिक संहिता है। याद रखिए, सबके लिए समान नागरिक संहिता है, सबके लिए
समान नागरिक संहिताएं पूरे कानूनी रूप से, क्लियर है, सबके लिए क्या है, समान नागरिक संहिता। और फिर इन्होंने बच्चे क्या किया था कि समान नागरिक संहिता के बाद इन्होंने कहा था कि यह एक, और हाँ, धर्मांतरण पे रोक। इन्होंने क्या कहा था, धर्मांतरण पर रोक, कि कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, धर्मांतरण पर रोक की बात की थी। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए समान नागरिक संहिता की बात की बच्चे, फिर धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन पर भी इन्होंने रोक की बात की थी। और याद रखिएगा सभी बच्चे कि बीजेपी ने क्या किया था, 1990 के दशक में इन्होंने क्या किया, इनका समर्थन बढ़ा। सभी बच्चे याद रखिएगा कि 1990 के दशक में समर्थन बढ़ा, 1990 के दशक में इनका समर्थन बढ़ा, क्लियर है बच्चे, 1990 के दशक में क्या हुआ, इनका समर्थन बढ़ा। और याद रखेंगे सभी बच्चे कि समर्थन बढ़ा और इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता बने ये लोग, याद रखिएगा, क्या, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सभी बच्चे याद रखेंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यहां केयर कीजिएगा बच्चे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के हैसियत से, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से इन्होंने 1998 में सत्ता में कदम रखा या सत्ता में ये आ गए थे। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में 1998 में सत्ता में ये आए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रमुख तत्व थे और उन्होंने जो गठबंधन बनाया था वो क्या था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसका हेड नेता कौन बना था, भारतीय जनता पार्टी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। चलिए हम अगले दल की ओर चलते हैं। बेटा हमारा जो अगला दल है वो है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। तो सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि जो बहुजन समाज पार्टी है ये काशीराम के नेतृत्व में 1984 में बनी थी। याद रखेंगे कि ये स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में बनी थी। याद रखेंगे स्वर्गीय कांसी नाम के नेतृत्व में ये कब बनी थी बच्चे, 1984 में ये बनी थी। तो जब ये बना था तो याद रखिएगा ये बहुजन समाज के लिए राजनीतिक सत्ता की बात करते थे। किसके लिए बात करते थे, बहुजन समाज के लिए राजनीतिक सत्ता की बात करते थे। याद रखेंगे सभी बच्चे कि ये बहुजन समाज के लिए, ये बहुजन समाज के लिए राजनीतिक सत्ता की बात करते थे। तो हमें समझना है कि बहुजन समाज में कौन कौन लोग थे। याद रखिएगा बहुजन समाज में दलित, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान। देख सकते हैं बहुजन समाज में कौन कौन आए, दलित आए, कमजोर वर्ग आए, अल्पसंख्यक आया, किसान आया, एवं पिछड़ी जातियां, एवं पिछड़ी जातियां।
तो याद रखना है हमें कि बहुजन समाज जो पार्टी आई थी वह स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में बनी और ये बहुजन समाज के लिए राजनीतिक सत्ता की बात करते थे। और बहुजन समाज में कौन कौन आते थे? दलित, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान और पिछड़ी जातियां। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।